हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी थियरी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिकंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाया था और ये वीडियो जो है ये उसी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये लिटरेचर का एक बहुत ही और मेजर टॉपिक है और इसमें जो इश्यूज हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनको समझना इतना आसान नहीं है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आज आप डिकंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से समझ लें, अच्छे से समझ लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द लिटरेरी थियरी डिकंस्ट्रक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिकंस्ट्रक्शन यानी विखंडनवाद। हिंदी में डिकंस्ट्रक्शन को कहते हैं विखंडनवाद। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको डिकंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिकंस्ट्रक्शन क्या है और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक का बैकग्राउंड जो है वो समझना होता है। ये जो डिकंस्ट्रक्शन थियरी है इससे नाम जुड़ा हुआ है जैक्स डेरिडा का, और डेरिडा जो राइटर हैं उनका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, उससे आपको डिकंस्ट्रक्शन समझने में आसानी होगी। जैक्स डेरिडा जो हैं वो और उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि जो उनका टर्म है डिकंस्ट्रक्शन वो क्या है। देखिए, जैक्स डेरिडा का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1930 को अल्जीरिया में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। और उस समय पे वहाँ पे जो ज्यूज थे यानी यहूदी लोग जो थे उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। और 1940 में फ्रांस का अधिकार हो गया था उस क्षेत्र पे। तो फ्रांस के लोग जो थे वो यहूदियों के साथ बहुत ही भेदभाव करते थे और 10 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। तो वो रेसिज्म के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे। और ये चीज़ जो है ये हमें उनकी राइटिंग्स में और उनकी जो थियरीज हैं उनमें देखने को मिलती है। वो दो बातों को बताते हैं। एक, वो कहते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं यानी जो लोग हाशिए पर हैं उनका भी महत्व है। यानी उस समय पे जो यहूदी थे उनको महत्व नहीं दिया जाता था और वो ये मानते थे कि उस समय पे 1960 के आसपास यूरोप की जो संस्कृति थी वो पतनशील हो गई थी, उसका पतन हो रहा था। और उस समय पे वो हमेशा बाइनरी ऑपोजिशन के तरीके से सोचते थे, यानी दो विपरीत ध्रुव की दृष्टि से वो सोचते थे। और ये पश्चिम की पूरी संस्कृति रही है। अगर हम आज भी देखें तो जैसे गोरा काला और अच्छा बुरा, गुड इवल, मैन वुमन, दो बाइनरी ऑपोजिट्स में बांट करके वो लोगों को देखते हैं। तो वो ये मानते थे डेरिडा कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं यानी हाशिए पर जो हैं उनका भी अपना महत्व है और उनको कम नहीं आंकना चाहिए। और ये जो उनकी दृष्टि है, ये जो उनका दृष्टिकोण है, ये उनकी राइटिंग्स में हमें साफ देखने को मिलता है। तो ये पहली बात जो आपको समझनी है कि वो खुद मार्जिनलाइज्ड थे और उन्होंने जो मार्जिनलाइज्ड चीजें हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए, ये उनका सिद्धांत है। और इसी पे पूरा डिकंस्ट्रक्शन जो है वो बेस्ड है। यानी जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं या हम जिनको महत्व नहीं देते हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए, ये बात उनकी और बेसिक थियरी है। अब हम बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है और उसके आगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और फिर डिकंस्ट्रक्शन, ये तीन थियरी जो है ये कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक जो है वो आई थी। स्ट्रक्चरलिज्म की बात मैंने पिछले वीडियो में आपसे की थी। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो थियरी क्या कहती है? स्ट्रक्चरलिज्म ये कहती है कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइंस, यानी जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है साइंस का और उन साइंस का एक डेफिनेट मीनिंग है। तो वो ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो उसका अपना एक डेफिनेट मीनिंग है और साइंस है उनका एक सिग्निफायर होता है और उससे कुछ सिग्निफाइड होता है। लेकिन
ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो और उसका फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग बदलता रहता है। यानी साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, सिग्निफायर सेम हो सकता है लेकिन सिग्निफाइड जो है वो बदलता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ससुर क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि एक लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं सिस्टर, तो जो सिस्टर वर्ड है उसको हम ये मानते हैं कि वो एक रिलेशन का और सिंबल है, प्रतीक है। तो ससुर कहते हैं कि कन्वेंशन के द्वारा यानी परंपरा के द्वारा हम किसी और सिग्निफायर को हम किसी वस्तु से या व्यक्ति से जोड़ देते हैं और वो वैसे ही चलता है। लेकिन अब जैसे सिस्टर वर्ड जो है वो नर्स के लिए भी काम में आता है। आप खुद देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में सिस्टर जो है वो नर्सेज को कहा जाता है। तो क्या एक वर्ड से एक ही चीज सिग्निफाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और यही बात डेरिडा ने कही है। तो ये तो अपनी बात रही कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो उनका मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता है। ये बात किसने कही? डेरिडा ने, डीकंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था ये कब दिया था? 1967 में ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रामेटोलॉजी नाम की जो उनकी बुक है उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था। और स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले जो ह्यूमन साइंसेज में एक लेक्चर उन्होंने दिया था, वो लेक्चर उन्होंने दिया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1966 में। और ये जो पब्लिश हुआ था वो चैप्टर नंबर 10 में, उनकी जो फेमस बुक है उसमें ये पब्लिश हुआ था। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म को वो ये नहीं कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म गलत है, बल्कि वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म को वो ओव करते हैं। यानी स्ट्रक्चरलिज्म से उन्होंने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ सीखा है और उसी से उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की जो थियरी है वो दी है। अब हम उनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। उनकी कुछ फेमस बुक्स या वर्क्स जो हैं, स्पीच एंड फिनोमिना 1966 में, राइटिंग एंड डिफरेंस 1967 में, मार्जिन्स ऑफ फिलोसॉफी 1972 में और ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो 1967 में आई थी। इसके बारे में एक चीज जरूर याद रखना आप, 1976 में गायत्री स्पिवाक ने, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने और इसका ट्रांसलेशन जो है वो किया था। तो ये सारी बातें इनके वर्क्स के बारे में और इनकी जो मेन इनका कॉन्सेप्ट है, थियरी है, वो हमने देखी कि वो मार्जिनलाइज जो है उनको महत्व देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली डीकंस्ट्रक्शन है क्या। तो डीकंस्ट्रक्शन जो है उसकी डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, इन आवर ऑर्डिनरी लैंग्वेज डीकंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर दैट अज्यूम्स दैट टेक्स्ट कैन नॉट हैव ए फिक्स्ड मीनिंग। यानी डीकंस्ट्रक्शन कोई थियरी नहीं है, कोई कैनन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक वे है एनालिसिस का, यानी ये एक विश्लेषण का तरीका है। इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव बट इंक्वायरिंग, यानी ये इंक्वायरी करता है, नष्ट नहीं करता है। और उनके इस सिद्धांत के कारण उनकी आलोचना भी बहुत हुई है। देखिए, मैं बहुत सारी बातें इस लेक्चर में आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, या आप डीकंस्ट्रक्शन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि ये क्या है। डीकंस्ट्रक्शन के कारण उनकी आलोचना भी बहुत हुई थी। और इसका फिलोसॉफिकल बेसिस जो है वो क्या है? नीत्शे का सिद्धांत है। नीत्शे एक व्यक्ति थे, एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने कहा था गॉड इज डेड, यानी ईश्वर जो है वो मर गया है। और उन्हीं के आधार पे फिर बाद में जो थियरी चली, उन्होंने फिर थियरीज इस तरह की भी आई कि ऑथर इज डेड, यानी लेखक जो है वो मर गया है। ऐसा कहने का कारण क्या था? क्योंकि विखंडनवादी डीकंस्ट्रक्शनिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि कोई भी जो लेखन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उस लेखन को हम आगे से आगे उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी वर्क को लें, तो जैसे शेक्सपियर का कोई ड्रामा है, वो 16वीं सदी में जैसे लिखा गया था, आज हम उसको वैसे नहीं पढ़ते हैं। या जैसे रामायण है, महाभारत है, या कोई भी एपिक्स हैं, वो उस समय पे जैसे लिखे गए थे, आज हम उनको वैसे नहीं पढ़ते हैं, उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कबीर के दोहे हैं, उनको हम उस समय जैसे समझते थे, आज हम वैसे नहीं समझते हैं, तो उनका मीनिंग बदल गया है। तो एक तरह से डीकंस्ट्रक्शन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यानी जो अर्थ है वो बदलता रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं है, मीनिंग फिक्स नहीं है। आप इसको ऐसे समझें, स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि मीनिंग फिक्स है और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है। तो इस चीज को हमें ऐसे समझना है।
अब देखिए आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि डीकंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं। कोई भी जो वर्ड है उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, वो फिक्स्ड मीनिंग उसका नहीं होता है। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप 3 ग्लासेस लीजिए या 3 टब ले लीजिए, एक में गर्म पानी डालिए, एक में ठंडा पानी डालिए और एक में ल्यूक वार्म वाटर डालिए। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जो ल्यूक वार्म वाटर है उसमें हाथ डालिए और फिर आप दूसरा हाथ जो है वो आप डालिए ठंडे पानी में और फिर आप उस हाथ को निकाल के ल्यूक वार्म वाटर में डाल दीजिए। आपके एक हाथ को वो पानी गर्म लगेगा और दूसरे हाथ को वो पानी गर्म नहीं लगेगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। और फिर आप एक काम कीजिए, एक हाथ गर्म पानी में डालिए और दूसरे को ल्यूक वार्म में डालिए और फिर उस गर्म पानी वाले हाथ को निकाल के ल्यूक वार्म में डालिए, आपको वो पानी ठंडा लगेगा। एक हाथ को वही पानी ल्यूक वार्म लग रहा है, दूसरे को वो पानी ठंडा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हॉट एंड कोल्ड ये सारे क्या हैं, ये कंसेप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हॉट होता है और कुछ कोल्ड होता है। हॉट या कोल्ड कुछ नहीं होता है। हॉट और कोल्ड सिर्फ हमारी धारणा है और यही डीकंस्ट्रक्ट कहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग फिक्स नहीं है, उसे हमें समझना होता है और समय के साथ उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। आइए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं डीकंस्ट्रक्शन के, और डेरिडा ने ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें दिए हैं। तो आइए अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। देखिए आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको मजा आएगा लेक्चर को सुनने का और समझने का। मैं आपको हर एक चीज आज बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। यानी जो फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, वो ये कहते हैं कि हम अंतिम सत्य को जान सकते हैं, यानी जो फाइनल मीनिंग है दैट कैन बी ग्रास्प्ड। एक तरह से हम लिटरेचर की बात करें तो ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ करके हम उसका अंतिम सत्य जो है या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उसे हम समझ सकते हैं। और फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो अंतिम सत्य है यानी गॉड है उसे हम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो डेरिडा कहते हैं कि जो बियॉन्ड लैंग्वेज है यानी जो भाषा में नहीं आता है उसे हम समझ नहीं सकते हैं और उसे हम जान भी नहीं सकते हैं। तो वो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस को रिजेक्ट करते हैं और मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस की वो बात करते हैं। तो दूसरा उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है इसकी स्पेलिंग अलग है, DIFFERANCE। ई की जगह ए उन्होंने कर दिया है। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है डिफरेंस या डिफरेंस, ये एक पोर्टमेंटिव टर्म है। पोर्टमेंटिव का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाना। ये जो शब्द है ये डेफर और डिफर इन दोनों से मिलकर के बनता है। डिफर का मतलब हो गया अलग होना और डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन यानी अलग कर देना। वो इसका प्रयोग करते हैं फॉर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग एट ए सिंगल डेफिनेटिव मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। यानी डेरिडा ये कहते हैं कि हम लैंग्वेज के डेफिनेट मीनिंग तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे हम किसी भी शब्द का अर्थ जब देखते हैं, मान लीजिए हम डिक्शनरी में एक वर्ड देखते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का डिक्शनरी में आप चाहे देख लीजिए, उसमें मीनिंग क्या दिया हुआ है, वांटिंग टू नो मोर, हॉबी, फिर दिया है एडवांटेज, फिर बिजनेस से रिलेटेड जो ब्याज इसका अर्थ होता है वो दिया हुआ है, और एक अर्थ दिया हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल। तो अब कितने सारे अर्थ हो गए इंटरेस्ट के। तो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से इंटरेस्ट की बात की जा रही है। यानी एक वर्ड का मीनिंग भी हम सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, हॉबी। फिर आप हॉबी का मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में अगले पेज पर, तो हॉबी का मीनिंग कुछ और दिया हुआ होगा, फिर उस कुछ और का मीनिंग जो है वो कुछ और दिया हुआ होगा। तो यानी आप फाइनल मीनिंग पे कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और यही डेरिडा की थियरी है कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की जगह मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, यानी मीनिंग जो है प्रेजेंट नहीं है, मीनिंग क्या है, एब्सेंट है। तो यही मेन बात जो है वो डेरिडा कहना चाहते हैं।
नेक्स्ट जो चीज नेक्स्ट टर्म है वो है फोनोसेंट्रिसिज्म। फोनो जो वर्ड है, फोनो का मतलब है स्पीच, तो फोनोसेंट्रिसिज्म का मतलब है स्पीच। फोनो का मतलब होता है स्पीच। तो जो पश्चिमी दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं कि स्पीच इज बेटर देन राइटिंग, यानी वो स्पीच को ज्यादा महत्व देते हैं, राइटिंग को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि स्पीच में बोलने वाला प्रेजेंट होता है। अब जैसे एक टीचर है, वो स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो उनको पढ़ा रहा है, उस समय वो उनके सामने प्रेजेंट है, लेकिन वही स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो वो लिखता है आंसर बुक में और वो टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उसका उतना महत्व नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन डेरिडा कहते हैं कि जैसे रूसो वगैरह जो दार्शनिक हैं जिन्होंने ये बात कही है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी बात को साबित करने के लिए उसे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि राइटिंग जो है वो स्पीच से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट उनका जो थियरी है वो है लोगोसेंट्रिसिज्म। अब जो लोगो वर्ड है वो लोगोस, यानी लोगोस का अर्थ होता है रीजन और गॉड भी इसका अर्थ है। तो जो लोगोस है वो ये कहते हैं कि गॉड जो है वो और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने लोगोसेंट्रिसिज्म लिया है, यानी वो ये मानते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण हैं और वो सब कुछ कन्वे कर सकते हैं। लेकिन डेरिडा क्या कहते हैं, क्योंकि बाइनरी ओपोजिशन है, जैसे वो ये कहते हैं कि हर चीज जो है वो दो भागों में बंटी हुई है। जैसे एक है राइटिंग, एक है स्पीच, एक है बॉडी, एक है माइंड, एक है मैन, एक है वुमन, एक है डार्क, एक है लाइट। तो वो ये कहते हैं कि जब हम इन दो चीजों की बात करते हैं तो अनजाने में ही हम एक चीज को प्रिविलेज देते हैं, यानी ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये लोगोसेंट्रिसिज्म है, हम एक चीज को अनजाने में ज्यादा महत्व देते हैं। जब हम कहते हैं कि दो चीजें हैं, पुरुष और स्त्री, तो हम अनजाने में ही स्त्री को कम दिखाते हैं। जब हम कहते हैं अंधेरा और रोशनी, तो हम अनजाने में ही अंधेरे को कम दिखाते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि दो भागों में जब हम चीजों को बांट देते हैं तो हम अनजाने में ही एक चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं और इस चीज का वो विरोध करते हैं। नेक्स्ट जो उनका कॉन्सेप्ट है फेलो लोगोसेंट्रिज्म। तो फेलो जो वर्ड है ये फेलस से बना है। फेलस जो है वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन को कहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी राइटिंग हुई है, जो भी टेक्स्ट है, वो सारा का सारा जो है वो मेल सेंट्रिक है, फीमेल सेंट्रिक नहीं है। यानी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे रामायण लिखी गई है, तो रामायण जो पूरी की पूरी लिखी गई है उसका टाइटल भी क्या है, रामायण, यानी वो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो अगर सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिखा जाए तो रामायण कैसे लिखी जाएगी। तो यही बात डेरिडा कहते हैं कि जो वर्क है वो फीमेल सेंट्रिक नहीं है, मेल ओरिएंटेड है, और इसको उन्होंने कहा है फेलो लोगोसेंट्रिसिज्म। और नेक्स्ट जो उनका टर्म है वो है ट्रेस। तो ट्रेस जो वर्ड है, ट्रेस का अर्थ एक तरह से ट्रेस हम कह सकते हैं किसी चीज का बचा हुआ निशान, यानी कोई चीज जैसे सांप रेंगता है तो उसका जो निशान रह गया जमीन पे उसे कहते हैं ट्रेस। तो वो ये कहते हैं कि हर वर्ड जो है, दैट एवरी वर्ड कम्स ऑलवेज विद अ ट्रेस, यानी हर सिग्निफायर जो है और सिग्निफाइड जो है उसका एक ट्रेस होता है। तो जैसे एक चाइनीज विस्पर जिसे हम कहते हैं, तो जैसे जब हम कोई बात बोलते हैं तो जो बात मैंने कही सुनने वाले ने वैसे नहीं सुनी, और अगर वो बात वो किसी और को कहता है तो उसमें वो और कुछ बदल के और कुछ जोड़ के या कम करके बताता है। तो इस तरह से मैंने जो बात कही वो एक्चुअल बात उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाती है। और प्लेटो ने इसी वजह से कहा था कि आर्टिस्ट्स पोइट्स आर थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, यानी प्लेटो ने कहा था कि कलाकार जो है वो सत्य से 3 कदम दूर होता है। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक ईश्वर ने सबसे पहले एक पेड़ को बनाया, तो ईश्वर के दिमाग में जो पिक्चर थी वो ओरिजिनल थी, और जो पेड़ उसने बनाया वो उसकी कॉपी थी। और फिर उस पेड़ को देख करके एक आर्टिस्ट दूसरा पेड़ बनाता है, चित्र बनाता है, तो वो उसकी कॉपी की कॉपी हो गई। तो इस तरह से जो कलाकार है वो थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है। तो ये कंसेप्ट है मेनली जो उन्होंने दिए हैं। और एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपको, एक कंसेप्ट, एक टर्म और उन्होंने दिया है, वो है अपोरिया। अपोरिया का मतलब है फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन, यानी हम कभी भी और रियलिटी को नहीं जान सकते हैं, ये अपोरिया का मीनिंग है। तो मैंने आज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट या मीनिंग जो टर्म्स हैं वो समझाने का प्रयास किया है। एक चीज़ और मैं आपको फाइनली लास्ट में बताना चाहूँगा कि डिकंस्ट्रक्शन की थियरी जो है वो यही कहती है कि हम कभी भी और एक्चुअल मीनिंग को नहीं जान सकते हैं,
और एक्चुअल मीनिंग को जानने के लिए हमें टेक्स्ट को बार बार पढ़ना चाहिए, और उसमें से जितनी बार हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने नए नए मीनिंग जो है वो निकल करके आते रहेंगे। यही उनकी मेन थियरी है। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहूंगा, एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर अगेन। अब जैसे यही बात है, इसी को हम डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर अगेन, आप एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। तो अब कोई कहेगा कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, एक नदी में आप जितनी बार चाहो उतनी बार पैर रख सकते हो। लेकिन ये बात सही भी है। जब हम इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं या इसका सेकंड मीनिंग देखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हमने पहली बार नदी में पैर रखा तो उसका जो पानी था, जब हम दूसरी बार उसमें पैर रखेंगे तो वो पानी बह गया है और पानी नया है, यानी पानी बदल गया, इसका मतलब नदी बदल गई। तो इस तरह से हम एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि नदी बदल जाती है। तो यही बात डिकंस्ट्रक्शन जो है वो ये कहते हैं कि डिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप कभी भी एक्चुअल मीनिंग जो टेक्स्ट का है वो नहीं पता कर सकते, और आपको मीनिंग को लगातार ढूंढना पड़ता है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके सामने नया मीनिंग जो है वो निकल करके आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं पूरी तरह से डिकंस्ट्रक्शन समझा सकूं। अगर फिर भी कोई कमी रही हो और आपको लगे कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।